स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के बारे में। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के बारे में, ओके। तो अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एग्जैक्टली होती क्या है। तो देखिए, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के बारे में जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जाननी है वो ये है कि ये कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रोमैटोग्राफी नहीं है। इट इज़ अ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी, ओके। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक। इससे आप एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इम्यूनो प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एनालिसिस ऑफ जीन्स या सर्टेन प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ इसका नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम इसका यूज़ है, ओके। इसलिए इसको यूज़ वाइज मैंने आपको कहा कि इट इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी, ठीक। अब जो आपको और एक बात इसमें ये पता रखनी चाहिए कि एफिनिटी मतलब क्या होगा। देखिए, क्रोमैटोग्राफी में जैसे कि आपको पता होता है एक स्टेशनरी फेज़ होती है, एक क्या होती है, स्टेशनरी फेज़ होता है, और एक मोबाइल फेज़ होता है, ठीक। ये दो बातें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। और क्रोमैटोग्राफी वो टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रोमैटोग्राफी होता है। अब इस क्रोमैटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, ठीक। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की अगर हम बात करें तो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की मतलब सपोज़ हमारे पास एक चीज़ है एक्स, तो ये किससे बाइंड करेगा, ये उसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा जिसके पास एक्स नाम की कोई चीज़ होगी। मतलब ये उसी चीज़ के लिए एफिनिटी शो करेगा जिसके पास एक्स होगा। ये वाई के लिए बिल्कुल भी बाइंड नहीं होगा, ये उसी मॉलिक्यूल से बाइंड होगा जिसके पास एक्स होगा। तो मतलब जिसके पास जिसकी एफिनिटी होगी वो उसी से जाके बाइंड करेगा। इसको हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फेज़, ऑफ कोर्स उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड में भी क्या चीज़ होती है, जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड सीरम सैंपल होता है, ओके, ब्लड सीरम सैंपल होता है, ये होता है हमारा मोबाइल फेज़। और अगर हम स्टेशनरी फेज़ की बात करें तो स्टेशनरी फेज़ हमारी जो होती है वो कोई पोरस मटेरियल होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ कोई पोरस मटेरियल होगा, जैसे कि अगर आप इसमें बात करें तो इसमें हमारा स्टेशनरी फेज़ जो होगा वो होगा एगरोज और सिलिका, ठीक। ये हमारा स्टेशनरी फेज़ होगा, एगरोज और सिलिका, ठीक। तो अब इसमें एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का अगर आप एक जनरल कॉन्सेप्ट में आपको और चीज़ बता देती हूँ थोड़ी सी। हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है। तो अब इस अमाइनो एसिड का एफिनिटी किसके लिए होगा, तो ये अमाइनो एसिड की एफिनिटी होगी उसी मॉलिक्यूल के लिए किसके आयंस के लिए होती है, निकेल और कोबाल्ट आयंस के लिए, ठीक है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स की जो एफिनिटी होगी वो होगी निकोटीन और कोबाल्ट आयंस के लिए होगी। ऐसे एक चीज़ होती है GST, यानी कि ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ठीक है, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एक चीज़ होती है। अब इसकी एफिनिटी किसके लिए होगी, एफिनिटी की मतलब ये बाइंड किससे करेगा, ठीक है, बाइंड्स विद, ठीक। तो हिस्टिडीन उनसे बाइंड करेगा जिसके पास निकेल और कोबाल्ट आयंस होगा, और ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज किससे बाइंड करेगा, किसके लिए इसकी एफिनिटी है, इट हैज़ एफिनिटी फॉर ग्लूटाथायोन, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब हमें ये देखना है जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का, वो देख लेते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। तो हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है कोई पोरस मटेरियल होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, और वो पोरस मटेरियल क्या है, एगरोज है, ठीक है। एगरोज हमारा स्टेशनरी फेज़ है। अब मैंने इसको आपको एगरोज को मैंने किससे बाइंड कर दिया, निकल से, किससे बाइंड कर दिया, निकल से बाइंड कर दिया। अब हमें
मॉलिक्यूल्स में से वो चीज़ सेपरेट करनी है, वो मिक्सचर में से वो अमाइनो एसिड टैग सेपरेट करना है जिसके पास ये हिस्टिडीन का टैग हो। तो ऐसे हमको सेपरेशन करना है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनके पास हिस्टिडीन का टैग हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अपना मोबाइल फेस डालेंगे जो कि हमारा क्या है, सैंपल है, ब्लड सैंपल या सीरम, ठीक है, ब्लड सीरम। तो हमने उसको इसमें डाल दिया। अब वो ग्रेविटी के लिए मूव करने लगेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा अपना वो, ठीक है। अब हमने जब इसको मिक्स कर दिया, यहाँ डाल दिया, तो अब इस मिक्सचर में से वो मॉलिक्यूल्स निकल से बाइंड हो जाएंगे जिनके पास क्या होगा, दोज हु हैव हिस्टिडीन टैग, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड टैग जिनके पास होगा वो निकल से बाइंड कर जाएंगे। निकल से बाइंड कर जाने के बाद अब कुछ ऐसे भी होंगे जो अनबाउंड होंगे, ठीक है, जैसे ये अनबाउंड भी कुछ होंगे। तो जो अनबाउंड होंगे हम उनको वॉश करके रिमूव कर देंगे। अनबाउंड जो हमारे अमाइनो एसिड में से जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स हैं हम उसको वॉश करके रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ बाउंड वाले की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, अनबाउंड प्रोटीन को रिमूव कर दिया बाय वॉशिंग। अब इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, दैट इज़ इल्यूजन। तो इल्यूजन में हम क्या करते हैं, इल्यूजन हम बेसिकली कैसे करते हैं, पीएच को कम करके। तो पीएच कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक केमिकल है दैट इज़ इमिडाज़ोल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इमिडाज़ोल्स को जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो ये बाउंड पार्टिकल्स हैं, जो बाउंड मॉलिक्यूल हैं, ये कॉलम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाउंड मॉलिक्यूल कॉलम से बाहर आ जाएंगे, जो कि हमारा मेन टारगेट था कि हम सैंपल से वो मॉलिक्यूल सेपरेट कर लें जिसके पास हिस्टिडीन है। एंड हिस्टिडीन, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट हैज़ एफिनिटी फॉर निकल एंड कोबाल्ट आयंस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आईमैक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आईमैक। आईमैक क्या होता है, आईमैक मतलब होता है इमोबिलाइज्ड एफिनिटी, immobilized metal ions affinity chromatography, ठीक है। जो ये आपने ये इतनी चीज़ें जो अभी तक समझी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आईमैक क्रोमैटोग्राफी, दैट इज़ immobilized ions affinity chromatography, ठीक है। अब कुछ और आगे देखते हैं, चलिए। अब हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के यूज़र्स पे आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो जब आप यूज़र्स के बारे में देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, इट इज़ अ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप बताइए, अब आप सोचिए कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में ये कैसे यूज़ होता होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल DNA through, it is used to prepare artificial DNA through the combination of different DNA from different source, ठीक है, from different source। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें हम आर्टिफिशियल डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं, हम डिफरेंट डीएनए को मिक्स करके थ्रू डिफरेंट सोर्सेज से लेके। अब आपको एक चीज़ पता होगी, इंसुलिन जो होती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनती है। अब कैसे बनती है, आइए ये देखते हैं, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, प्लाज्मिड जो होता है, ठीक, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है,
तो मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ। ये एक टाइप का वेक्टर होता है, ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर जो क्या करता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर, वेक्टर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डीएनए जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ह्यूमन डीएनए को, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमने प्लाज्मिड में ह्यूमन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जब हमने ह्यूमन डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉरी डीएनए बोल रही हूँ मैं, हमने इसमें ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, हमने इसमें ह्यूमन इंसुलिन को, ठीक है, यूज़ कर लिया। अब प्लाज्मिक इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर, और ये वेक्टर क्या करेगा, ये वेक्टर क्या करेगा, डीएनए को, ये वेक्टर क्या करेगा, डीएनए को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, डीएनए को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेगा, फॉरेन डीएनए को, सॉरी फॉरेन, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो हमने प्लाज्मिड्स में ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम किस में इंट्रोड्यूस कर दें, हम इसको इंट्रोड्यूस कर दें बैक्टीरिया में, किस में, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दें। हमने इसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जो खुद की मशीनरी है ना, उसको यूज़ करके इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी इंसुलिन को बैक्टीरिया से आइसोलेट करके हम किसको प्रोवाइड कराते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये होता है रिकॉम्बिनिंग डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। तो हमारा जो ये एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है, हम इसको रिकॉम्बिनिंग डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको कहाँ यूज़ करें, जो अगला यूज़ है ये क्या है, इट इज़ यूज्ड इन इम्यूनो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, इसको हम इम्यूनो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। अब इम्यूनो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में क्या इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन में, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, देखिए ये हमारा कॉलम है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये कॉलम हमारा, ये एगरोज है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है एगरोज यूज़ होता है। एगरोज में हमने बाइंड किया एंटीजन, ठीक है, हमारा ये एंटीजन इस पे हमने बाइंड करवा रखा है। अब हमने सैंपल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सैंपल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो भाई ये एंटीजन है और इसकी जो एफिनिटी होगी किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए होगी, मतलब इस एंटीजन की जो एफिनिटी होगी इट इज़ फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, हर किसी से तो बाइंड करेगा नहीं, किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो अगर इस सैंपल में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है जिसके लिए इस एंटीजन की स्पेसिफिसिटी है, तो ये एंटीबॉडी जाके इन एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड कर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इस सैंपल में, ये सैंपल जिस भी पर्सन का है, जिस भी पेशेंट का है, उसको वो पर्टिकुलर डिसीज़ है। तो ये इसका अगला यूज़ है इम्यूनो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में। अब इसका जो अगला यूज़ है, अगला यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ सर्टेन जीन्स एंड प्रोटीन्स, ओके, सर्टेन जीन्स एंड प्रोटीन्स, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ठीक। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के आपने इतने सारे यूजेस देखे, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका है वो भी आइए देखते हैं। अब ये जो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है, ये और एक चीज़ में यूज़ होती है, इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के डिटेक्शन में भी ये यूज़ होती है। अब आप सोचेंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, चलिए। तो जब एक बार प्रोटीन फॉर्म हो जाता है बॉडी में, वंस प्रोटीन एक बार सारे जब प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं, ठीक है। जब वो गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं तो उनमें बहुत सारे ग्रुप्स का एडिशन होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स में डिफरेंट ग्रुप्स का एडिशन होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट
ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जिसको आप एक क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, इसको आप ये कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन में मॉडिफिकेशन, जो कि गोल्गी अपैरेटस में होता है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। कौन से ग्रुप? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो कभी कभी हमारा एम होता है कि हम ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करें, इनको सेपरेट करें। तो सपोज़ हमारे पास प्रोटीन्स है, एक प्रोटीन ऐसा है जिससे जो कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और एक प्रोटीन ऐसा है जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप नहीं है, ठीक है, ठीक, जिसमें ये कैसा है, केवल ओनली प्रोटीन्स है, ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच है, इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो अब हमें ये वाला सेपरेट करना है। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ। अब आप सोचिए ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स एफिनिटी शो करते होंगे। यस, तो ये एफिनिटी शो करते हैं, दे शो एफिनिटी फॉर लैक्टीन, LECTIN, लैक्टीन के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एफिनिटी शो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, हमने कॉलम में ये हमारा एगरोज है, ठीक है, एगरोज, और ये एगरोज किससे बाइंड करवा देते हैं, लैक्टीन से बाइंड होगा, इट इज़ बाइंड विथ लैक्टीन, ठीक है, दिस एगरोज इज बाइंड विथ लैक्टीन। अब हम इसमें जो हमारा प्रोटीन्स हैं वो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, तो भाई अब लैक्टीन से तो वही प्रोटीन बाइंड होगा जिसके पास ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होगा, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स ही बाइंड होंगे। तो सपोज कर लीजिए इनसे जो बाइंड होना था हो गया, जो नहीं बाइंड होना था वो टहल रहे हैं इधर उधर। तो अब हमें अगला क्या करना है, जो टहल रहे हैं इनको हटाना है। तो जो टहल रहे हैं उनको हटाने के लिए आप वॉशिंग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रिमूव अनबाउंड प्रोटीन, ठीक है, जो टहल रहे हैं वो हट जाएंगे, अनबाउंड प्रोटीन्स जो हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इल्यूजन करना है। तो आप क्या करेंगे, इल्यूजन करेंगे। तो भाई अब इल्यूजन के लिए आप इसमें इल्यूजन किससे करेंगे, हिस्टिडीन वाले में मैंने आपको बताया आप इमिडाजोल यूज़ कर लीजिए इल्यूजन के लिए। इसमें भी आपको पीएच कम करना है, तो इसमें पीएच करने के लिए हमारे पास है ग्लाइसिन, ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन। इसको आप pH 2.8 पर यूज़ कीजिए, ठीक है, ग्लाइसिन को आप pH 2.8 पर यूज़ करें और इल्यूजन हो जाएगा। इल्यूजन मतलब क्या होता है, जो बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं लैक्टीन के संग, इसको इस कॉलम से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, तो बाहर निकालने के लिए ही हमने इल्यूजन किया है। तो अब ये लैक्टीन बाउंड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो कॉलम से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, कॉलम से सेपरेट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यूजेस था एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का, ठीक। अगले लेक्चर में हम इसके थोड़े से इंस्ट्रूमेंटेशन को फोकस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो आपका है ये फार्माकोग्नोसी में भी इम्पॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री के लिए भी एज़ पर PCI सिलेबस, और ये B.Pharm 7 सेम में जो एनालिसिस है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ठीक। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और आपके कोई भी सजेशंस हो किसी प्रकार के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बाय मी, एंड थैंक यू वेरी मच।